हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नीरज मार्थोलिया। तो अभी तक हमने इससे पहले लेक्चर नंबर 7 पढ़ा था हाइड्रोलिक टरबाइन का, हाइड्रोलिक मशीन्स का, जो क्या था हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। तो आज हम उसी को आगे लेके चलते हैं। आज हम क्वेश्चन करते हैं फिर से प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है। ठीक है, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 से। 31 तक हमने कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। अ टरबाइन इज अ डिवाइस, अ टरबाइन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट। टरबाइन कौन सा डिवाइस होता है, क्या कन्वर्ट करता है वो, बताइए जी। क्या कन्वर्ट करता है टरबाइन हमारा? वो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या कन्वर्ट करता है? हाइड्रोलिक एनर्जी को टू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, क्या बोला मैंने? टरबाइन क्या करता है? कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। टरबाइन क्या कन्वर्ट करता है? हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, नोट पॉइंट में लिखना, मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, फिर क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय अल्टरनेटर से। ठीक है, क्या बोला मैंने? ये छोड़ देना, बाय अल्टरनेटर ये ज़्यादा पढ़ने की नहीं है, अंदर डेप्थ की बात है ये कि टरबाइन कैसा, कौन सा डिवाइस होता है। टरबाइन क्या होता है, कौन सा डिवाइस होता है जो हाइड्रोलिक एनर्जी, जो मतलब पानी की एनर्जी को किस में बदल देता है? मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। फिर वो मैकेनिकल एनर्जी किस में बदल जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है। किसके थ्रू से? अल्टरनेटर के थ्रू से। ठीक है, ये याद रखना आप। ठीक है, एक नोट पॉइंट और लिखना। क्या बोला मैंने बोला टरबाइन कंसिस्ट ऑफ स्टडी ऑफ। टरबाइन किसकी स्टडीज होती है? टरबाइन इज अ कंसिस्ट स्टडी ऑफ किसकी? पेल्टन व्हील की स्टडी। पेल्टन व्हील होता है उसमें, फ्रांसिस टरबाइन होता है, और क्या होता है हमारे पास? कैप्लन टरबाइन होता है हमारे पास। कैप्लन टरबाइन होता है, प्रोपेलर टरबाइन होता है, और भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, इतना याद रखना कौन कौन से। टरबाइन कंसिस्ट ऑफ स्टडी ऑफ किस चीज़ का? पेल्टन व्हील का, फ्रांसिस टरबाइन का, कैप्लन टरबाइन का। ठीक है, दूसरा पंप कंसिस्ट ऑफ स्टडी ऑफ पंप किस चीज़ की स्टडी है? पंप किस चीज़ की स्टडी है? पंप है हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। कौन सा होता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। और क्या होता है? रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है हमारा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप। इसमें क्या होता है हमारा? पंप में क्या होता है हमारा? ये क्या करता है कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी से इनटू ये बोलते हैं हाइड्रोलिक एनर्जी में। ठीक है, ये क्या करता है? पंप कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी। ठीक है, ये चीज याद रखना। टरबाइन क्या करता है हमारा? हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। बाद में क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। किसके थ्रू से? अल्टरनेटर के थ्रू से। उसके बाद क्या होता है? टरबाइन किसकी स्टडी है? टरबाइन में क्या क्या स्टडी होता है? टरबाइन में क्या क्या चीज़ होती है? पेल्टन व्हील होती है, कैप्लन टरबाइन होती है, फ्रांसिस टरबाइन होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं पंप में क्या होता है हमारा? पंप में क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। मैकेनिकल एनर्जी हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। और हम पंप में किस के बारे में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं एक तो रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में, और एक हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। ठीक है, फिर एक कुछ नोट पॉइंट लिखना। ये पूछा गया था एग्जाम में, हाँ ये भी किसी एक ही एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ये लिख लेना।
अब क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। ये नोट पॉइंट लिखना सारे, इनमें से एग्जाम में पूछे जाते हैं कर्व के नाम। ठीक है, कुछ कर्व के नाम हैं, ये पेपर में पूछे जाते हैं। लिखना द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स आर ऑब्टेन्ड। कर्व द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व आर ऑब्टेन्ड फॉलोइंग ठीक है, ये इन कर्वों के नाम याद रखने। ठीक है, इन कर्व के दो नाम होते हैं ना, इनको याद रखना है। सबसे पहले कांस्टेंट हेड कर्व। ठीक है, सबसे पहले क्या हमारे पास कांस्टेंट हेड कर्व। ठीक है, दूसरा हमारे पास कांस्टेंट स्पीड कर्व। ठीक है, तीसरा हमारे पास कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व। ठीक है, इन कर्वों को याद करना हमने। इन कर्व, ये किसके, टरबाइन के कर्व के बारे में बात कर रहे हैं, ये टरबाइन के बारे में। ठीक है, टरबाइन के उसमें क्या होता है, कर्व बनते हैं कुछ, वो पढ़ने की जरूरत नहीं, पर उन कर्वों के नाम याद होने चाहिए। तो कांस्टेंट हेड कर्व को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम बोलते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। ठीक है, अगर पेपर में पूछ लिया कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कौन सा है इनमें से, और ये तीनों का नाम दे दिया, कांस्टेंट हेड कर्व, कांस्टेंट स्पीड कर्व, कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व, तो कौन सा होता है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व? कौन सा होता है हमारा? कांस्टेंट हेड कर्व। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कौन सा होता है हमारा? कांस्टेंट हेड कर्व। ठीक है, दूसरा हमारा कांस्टेंट हेड कर्व को, कांस्टेंट स्पीड कर्व को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। ठीक है, याद रखना, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बोलते हैं हम कांस्टेंट हेड कर्व को, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बोलते हैं हम कांस्टेंट स्पीड कर्व को, और कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व को हम बोलते हैं म्यूसल कर्व। ठीक है, म्यूसल कर्व बोलते हैं हम। ठीक है, क्या बोलते हैं? म्यूसल कर्व बोलते हैं हम किसको? कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व को। ठीक है, ये वाला जो पूछा गया था, ये पूछा गया था 3 जगह। ये पूछा गया था हमारा आंध्र प्रदेश लेक्चरार 2020 में, और एमपी महाराष्ट्र के पीएससी के एई में 2015 में, और फिर ये पूछा गया था आंध्र प्रदेश के पीएससी में एई में 2012 में। ठीक है, 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है मस्कल कर्व वाला। ये क्या पूछता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मस्कल कर्व? इनमें से कौन सा मस्कल कर्व की एग्जाम्पल है या दूसरा नाम है? तो कौन सा है हमारा? कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व। कौन सा हमारा? कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व। याद रखना, ये 3 बार आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा? मस्कल कर्व। मस्कल कर्व का दूसरा नाम क्या है? कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व। ठीक है, दूसरा ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व का दूसरा नाम क्या है? कांस्टेंट स्पीड कर्व। ठीक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व का दूसरा नाम क्या है? कांस्टेंट हेड कर्व। ठीक है, इन तीनों को याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड पंप फॉर लिफ्टिंग वाटर इन वाटर सप्लाई मीन्स। मोस्ट कॉमनली यूज्ड पंप फॉर लिफ्टिंग वाटर इन वाटर सप्लाई मेन इज। ठीक है, क्या बोला गया? अगर यहाँ पे सीवेज की बात होती, अगर यहाँ पे वाटर की जगह सीवेज की करके, तो कौन सा पंप होता है जिसको हम
कॉमनली यूज़ करते हैं लिफ्ट करने के लिए सीवेज मड वाटर, वो होता है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल पंप। पर यहाँ पे किसकी बात की, किसको लिफ्ट करने की बात की, वाटर को लिफ्ट करने के लिए। कहाँ से, वाटर सप्लाई मेन से। वाटर सप्लाई मेन से वाटर को लिफ्ट करने के लिए कौन सा पंप का यूज़ करते हैं मोस्टली, हम करते हैं एक्सियल फ्लो पंप का। कौन सा, एक्सियल फ्लो पंप का, एक्सियल फ्लो पंप का, ठीक है। कौन सा पंप का यूज़ करते हैं, एक्सियल फ्लो पंप का। और ये कब पूछा गया था हमसे, ये पूछा गया था हमसे उड़ीसा के पीएससी एई में। कब पूछा गया था, ये 2016 में पूछा गया था, ठीक है। क्या पूछा गया था कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड पंप फॉर लिफ्टिंग वाटर, सबसे कॉमन पंप कौन सा यूज़ करते हैं हम वाटर को लिफ्ट करने के लिए वाटर सप्लाई मेन से, कौन सा होता है वो एक्सियल फ्लो पंप, एक्सियल फ्लो पंप। और इसी जगह पे अगर हमसे सीवेज या मड वाटर की बात की रहती, ठीक है, या तो सीवेज की बात की रहती या मड वाटर की बात की रहती, ठीक है, या पेपर पल्प की बात की रहती, या शुगर की बात, शुगर क्या था वो जो कल पढ़ा था, शुगर के कुछ था वो होता था, तो कौन सा यूज़ करते हैं हम, सेंट्रीफ्यूगल पंप की काम करते हैं हम, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप को यूज़ करते हैं हम। तो सबसे पहले एक्सियल फ्लो पंप आर यूजुअली डिजाइन फॉर वेरी लार्ज, ठीक है, नोट पॉइंट लिखना कुछ। एक्सियल फ्लो पंप, एक्सियल फ्लो पंप, जो एक्सियल फ्लो पंप होता है वो क्या करते हैं, आर यूजुअली डिजाइंड फॉर वेरी लार्ज discharge or very large discharge and comparatively lower head, comparatively lower heads, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें, एक्सियल फ्लो पंप are used for large volume flow and small delivering हेड, ठीक है। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, मोस्ट कॉमनली यूज्ड पंप फॉर लिफ्टिंग वाटर। अगर हमको वाटर सप्लाई मेन से पानी को लिफ्ट करना हो तो हम कौन से पंप का यूज़ करेंगे, हम एक्सियल फ्लो पंप का यूज़ करेंगे, ठीक है। एक्सियल फ्लो पंप क्या होता है, किस लिए यूजुअली डिज़ाइन किया जाता है, एक्सियल फ्लो पंप को किस लिए यूजुअली डिज़ाइन करा जाता है, वेरी लार्ज डिस्चार्ज के लिए। बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होगा जहाँ पे, वहाँ पे हम किसको यूज़ करेंगे, एक्सियल फ्लो पंप का। और वहाँ पे क्या होगा, हेड क्या होगी, कम होगी, तो हेड कम होगी और बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होगा तो हम किसको यूज़ करेंगे, एक्सियल फ्लो पंप को यूज़ करेंगे। एक्सियल फ्लो पंप को हम कहाँ यूज़ करते हैं, वाटर सप्लाई मेन में पानी को लिफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्या बोला, एक्सियल फ्लो पंप्स आर यूज्ड फॉर लार्ज वॉल्यूम फ्लो एंड स्मॉल डिलीवरिंग हेड, और स्मॉल डिलीवरिंग हेड के लिए, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। ये हमारा हो गया 34 नंबर का क्वेश्चन। अब आता है हमारे पास 35 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 35 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब हमारे पास 35 नंबर का क्वेश्चन आता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप हैज ए स्मॉल डिस्चार्ज एंड हाई हेड, ठीक है। कुछ पॉइंट है, नोट पॉइंट है, ये भी लिख लेना, नोट पॉइंट है सारे, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग पंप हैज small discharge and high head, ठीक है, हाई हेड। और उसी बात अगर दूसरी हम बात करें किसकी, सेंट्रीफ्यूगल पंप और एंड एक्सियल फ्लो पंप की
अभी बताया था मैंने एक्सियल फ्लो पंप क्या करता है हमारा, एक्सियल फ्लो पंप क्या करता है हमारा, पानी वाटर सप्लाई मेन से पानी को लिफ्ट करने का काम करता है, और सेंट्रीफ्यूगल पंप का काम क्या होता है, सीवेज को लिफ्ट करना या मड वाटर को लिफ्ट करने का काम, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड एक्सियल फ्लो पंप्स हैज लार्ज डिस्चार्ज, अभी पढ़ा था हमने, और हेड क्या होता है, लो हेड, लार्ज डिस्चार्ज एंड लो हेड्स, ठीक है। जो ये वाला है, जो ऊपर वाला है, रेसिप्रोकेटिंग पंप फॉर ए स्मॉल डिस्चार्ज एंड हाई हेड, ये याद रखना। रेसिप्रोकेटिंग पंप कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ डिस्चार्ज ज़्यादा हो, डिस्चार्ज कम हो और हेड ज़्यादा हो। और सेंट्रीफ्यूगल पंप और एक्सियल फ्लो पंप का कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ डिस्चार्ज ज़्यादा हो और हेड कम हो, ठीक है। इनमें कंफ्यूज मत होना, दोबारा पढ़ लेना। सेंट्रीफ्यूगल पंप और एक्सियल फ्लो पंप का यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप और एक्सियल फ्लो पंप का हम यूज़ करते हैं जहाँ पे क्या हो, डिस्चार्ज ज़्यादा हो और हेड क्या हो, कम हो, डिस्चार्ज ज़्यादा हो, हेड कम हो। सेंट्रीफ्यूगल पंप और एक्सियल फ्लो पंप का कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे डिस्चार्ज ज़्यादा हो और हेड कम हो, जहाँ पे डिस्चार्ज ज़्यादा हो, जहाँ पे डिस्चार्ज ज़्यादा और हेड कम हो, वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे हम, सेंट्रीफ्यूगल पंप और एक्सियल फ्लो पंप का। रेसिप्रोकेटिंग पंप का कहाँ यूज़ करेंगे हम, जहाँ पे डिस्चार्ज तो कम हो पर हेड क्या हो, ज़्यादा हो, हेड क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो रेसिप्रोकेटिंग पंप वाला है, ये कहाँ कितने बार पूछा गया है, ये पूछा गया हमसे गुजरात पीएससी के एई में 2019 में पूछा गया। ये वाला रेसिप्रोकेटिंग पंप वाला कहाँ कहाँ पूछा गया, गुजरात के पीएससी एई में 2019 में पूछा गया हुआ है, उड़ीसा के पीएससी एई में 2016 में पूछा गया हुआ है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर के 2016 में पूछा गया, फिर उड़ीसा के पीएससी के एई के 2015 में पूछा गया हुआ है। 4 बार पूछा गया ये क्वेश्चन। कौन सा वाला, रेसिप्रोकेटिंग पंप का क्या होता है, स्मॉल डिस्चार्ज हाई हेड। रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, स्मॉल हेड, रेसिप्रोकेटिंग पंप का क्या होता है, स्मॉल डिस्चार्ज हाई हेड, ठीक है। स्मॉल डिस्चार्ज हाई हेड होता है हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप का। एक बार दोबारा सुन लो, रेसिप्रोकेटिंग पंप का क्या होता है, स्मॉल डिस्चार्ज और हाई हेड, ठीक है, स्मॉल डिस्चार्ज और हाई हेड। और सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्या होता है, या एक्सियल फ्लो पंप या सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करूं, सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करूं या एक्सियल फ्लो पंप की बात करूं, उसमें क्या होता है, लार्ज डिस्चार्ज होता है और हेड क्या होता है हमारा, लो होता है। हेड क्या होता है हमारा, लो होता है, हेड लो होता है। लार्ज डिस्चार्ज के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन। फिर हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन, 36 नंबर का क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट कैन बी जनरेटेड बाय द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, the amount of electrical energy that can be generated by a hydroelectric power plant depends upon, ठीक है। ये पूछा गया था हमसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2016 के पेपर में। क्या बोला गया कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट कैन बी जनरेटेड बाई, कितने अमाउंट ऑफ हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं, कहाँ पे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, वो किस पे डिपेंड करेगा। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं हम हाइड्रो पावर प्लांट में, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो हमारे 2 चीज़ पे डिपेंड करता है, एक तो हेड ऑफ वाटर पे, दूसरा वॉल्यूम ऑफ वाटर पे, दूसरा किस पे, वॉल्यूम ऑफ वाटर पे, ठीक है। याद रखना, जब भी क्या करते हैं, जैसे हम कुछ भी हाइड्रो पावर प्लांट बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पानी की हेड देखते हैं, मतलब पानी कितने ऊपर से गिर रहा है, कैसे गिर रहा है। अगर जितना ज़्यादा हेड होगा उतना ज़्यादा हमारा पानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा हेड होगा उतना ज़्यादा हमारा क्या करेगा, पानी क्या करेगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। ये याद रखना, हेड होनी चाहिए, पानी की हेड होनी चाहिए, कितने तेज़ी से गिरता है वो, क्योंकि नीचे क्या होता है, वो वेन्स लगे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब उस पानी टकराता है तो वो घूमता है बहुत तेज़ी से, और जितना ज़्यादा हेड होगा उतनी तेज़ी से गिरेगा। किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से बहुत तेज़ी से गिरेगा उसमें। और क्या करेगा, वो चक्कों को जल्दी से घुमाएगा, और जितना जल्दी तेज़ घुमाएगा उतना पावर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। एक बात तो हो गई हेड ऑफ वाटर। फिर होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर।
अब क्या होगा कि भाई एक तो हो गया हमारे पास हेड होगी कि वॉल्यूम तो है ही नहीं पानी की, पानी बहुत धीरे गिर रहा है, तो फिर उससे क्या होगा हमारी वेन्स घूमेंगी नहीं, जो साफ्ट होते हैं वो घूमेंगे नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। तो क्या था, वॉल्यूम भी ज़्यादा चाहिए होगी हमको पानी की, पानी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा चाहिए और हेड भी ज़्यादा चाहिए, जिससे क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट होगा। तो वो यही कह रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है वो किन दो कारणों से होता है। वो होता है एक तो हेड ऑफ वाटर की, कितने वाटर की हेड है, दूसरा कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा गिर रहा है उस पर। ठीक है, ये दोनों से बात होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 लिखना, इसी के नीचे लिख लेना। चलो दूसरे तरीके से लिख लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है, क्या होता है ये, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है ये होता है हमारे पास कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या बोला, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है हमारा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है हमारा, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, ये पूछा गया था हमसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2016 में पूछा गया था हमसे ये। ठीक है, कि हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है हमारा, ये होता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है हमारा, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। दोबारा से सुन लेना, हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है हमारा, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक कन्वेंशनल सोर्स होता है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, अगर हमको साइट सिलेक्शन करनी हो किसके लिए, हाइड्रो पावर प्लांट के लिए, साइट सिलेक्शन फॉर हाइड्रो पावर प्लांट, फॉर हाइड्रो पावर प्लांट इज। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था हमारे पे बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2016 में, यही क्वेश्चन पूछा भी गया था। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, साइट सिलेक्शन में क्या क्या, साइट सिलेक्शन में क्या क्या होना चाहिए, पहला बात वाटर होनी चाहिए, वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हमको पानी से काम है, तो सबसे पहले वाटर क्या होनी चाहिए, वाटर होनी चाहिए, वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, वहाँ पे वाटर स्टोरेज होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए, सबसे मेन बात क्या होनी चाहिए, वाटर की हेड होनी चाहिए, हेड होनी चाहिए। चौथा क्या है हमारे पास, डी पॉइंटेड डिस्टेंस फ्रॉम द लोड सेंटर होना चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम द लोड सेंटर। ठीक है, लोड सेंटर से क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए उस चीज़ की। दूसरा ABCD ई में क्या होना चाहिए हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वहाँ पे, ताकि हम जो भी सामग्री, जो भी चीज़ें हैं वो पहुँचा सके टाइम से। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वहाँ पे। फिर उसके बाद हमारे पास लार्ज कैचमेंट एरिया होना चाहिए, अगर लार्ज कैचमेंट एरिया होगा तभी तो वहाँ पानी बहुत ज़्यादा स्टोर हो पाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या, लास्ट क्या होना चाहिए हमारे पास, वो लैंड कैसी होनी चाहिए हमारी, रॉकी लैंड होनी चाहिए। ठीक है, रॉकी लैंड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें देखी जाती है जब हम हाइड्रो पावर प्लांट को बनाते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें देखी जाती है हमारी, एक तो वाटर की अवेलेबिलिटी, हम तो वाटर से ही काम है, तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा वहाँ वाटर है कि नहीं है। फिर देखेंगे वहाँ वाटर का स्टोरेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वाटर कितना स्टोरेज हो रहा है। ठीक है, दूसरा कि वाटर की हेड कितने हेड से गिर रही है वाटर, वो भी देखा जाएगा। लोड सेंटर से कितनी दूरी पे, ये भी चीज़ देखी जाएगी। कैसी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है, जो भी जहाँ पे भी हम अपना हाइड्रो पावर प्लांट बनाएंगे तो वहाँ तक क्या सामान को पहुँचाने के लिए, सीमेंट को पहुँचाने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा कि वो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ हो वहाँ पे। ठीक है, मतलब रोड से नज़दीक हो। लार्ज कैचमेंट एरिया, जितना लार्ज कैचमेंट एरिया होगा उतना ज़्यादा हम क्या करेंगे, वाटर को वहाँ स्टोर कर पाएंगे। फिर किस लैंड पे बनाएंगे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हम बनाएंगे रॉकी लैंड पे। ठीक है, याद रखना इसको। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास
39 पे, 39 के नंबर क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार आ चुके हैं। करेक्ट सीक्वेंस इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ए हाइड्रो पावर प्लांट इज। ये कब पूछा गया? ये पूछा गया हिमाचल प्रदेश PSC 2016 में और इंजीनियरिंग सर्विसेज में 1997 में पूछा गया था क्वेश्चन। कि हमको करेक्ट सीक्वेंस बतानी है किसकी, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फॉर इंस्टॉलेशन, मतलब जो हम हाइड्रो पावर प्लांट में इंस्टॉलेशन करते हैं उनकी करेक्ट सीक्वेंस बताते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले जी हमारे पास फर्स्ट चैप्टर का जब हमने हाइड्रो मशीन स्टार्ट की थी उसका सबसे पहले देखना, सबसे पहले मैंने क्या बनाया था, रिजर्वायर, ठीक है, वो डायग्राम बनाया था। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, रिजर्वायर होता है। रिजर्वायर के बाद उसमें क्या लगा रहता है हमारे पास, पेन स्टॉक, जहाँ से क्या होता है पानी निकलता है, ठीक है, पानी ट्रेवल करता है। फिर उसके बाद पेन स्टॉक के बाद क्या बना रहता है, पेन स्टॉक के बाद हमारा बना रहता है सर्ज टैंक, जिसको हम क्या बोलते हैं टेम्परेरी स्टोरेज बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं टेम्परेरी स्टोरेज। उसके बाद क्या लगा रहता है हमारा टरबाइन, उसके बाद हमारा क्या लगा रहता है टरबाइन, ठीक है। ये करेक्ट सीक्वेंस है, ठीक है, ये शॉर्टकट का एक सीक्वेंस है और ये करेक्ट सीक्वेंस है। ये क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या बना रहता है, सबसे पहले हमारे पास कुछ इस तरीके से रिजर्वायर बना रहता है। यहाँ से क्या लगा रहता है हमारा पेन स्टॉक लगा रहता है, पेन स्टॉक के यहाँ पे क्या बना रहता है, एक सर्ज टैंक बना रहता है। यहाँ पे क्या रहता है हमारा टरबाइन रहता है, ठीक है। यहाँ से ये आगे इसका नोजल होता है, यहाँ पे स्पीयर की बात होती है, यहाँ पे नोजल होता है, नोजल से पानी गिरता है, ये क्या करता है घूमता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे क्या बना रहता है, केसिंग बना रहता है, ठीक है। एक बार अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये आपको समझ आएगा। पहले रिजर्वायर होता है, फिर पेन स्टॉक होता है, फिर सर्जी टैंक होता है, फिर टरबाइन होता है। सर्जी टैंक को हम टेम्परेरी स्टोरेज भी बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ। तो क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले ये क्या होता है हमारे पास, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास रिजर्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पानी भरा हुआ है, ये क्या हमारे पास रिजर्वायर। यहाँ से क्या लगा रहता है हमारे पास, पेन स्टॉक लगा रहता है, ठीक है। पेन स्टॉक के आगे से क्या होता है, ये क्या होता है हमारे पास नोजल होता है, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास नोजल होता है, ठीक है। फिर क्या होता है यहाँ पे हमारे पास टरबाइन होती है, ये टरबाइन लगी हुई है, ठीक है। ये बीच में रनर हो गया, ये इसके ब्लेड्स हो गए, ठीक है। यहाँ से पानी क्या होगा, नोजल से पानी जाएगा, इधर क्या लगी रहती है हमारे पास केसिंग बनी रहती है ताकि पानी इधर उधर ना गिर जाए। नीचे क्या लगा रहता है, इसके ड्राफ्ट ट्यूब लगा रहता है, सॉरी ड्राफ्ट ट्यूब गलत बना दिया मैंने। ड्राफ्ट ट्यूब कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसे से हमारा ड्राफ्ट ट्यूब होता है। यहाँ पे क्या होता है हमारा टेल वाटर होता है हमारा, ठीक है, टेल वाटर होता है हमारा, ठीक है, टेल वाटर होता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास रिजर्वायर हो गया, ठीक है, ये हमारे पास रिजर्वायर हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, पेन स्टॉक हो गया। पेन स्टॉक के बाद क्या बना रहता है यहाँ पे सर्ज टैंक बना रहता है, सर्ज टैंक बना रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं टेम्परेरी स्टोरेज बना रहता है, जिसको हम सर्ज टैंक बोलते हैं। बीच में क्या होता है हमारे पास रनर होता है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास टरबाइन हो गई, ये क्या हो गया हमारे पास ब्लेड हो गई, ठीक है, ये सब कुछ लगा रहता है। ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारा ड्राफ्ट ट्यूब हो गया, ठीक है, ड्राफ्ट ट्यूब हो गया, ठीक है, ये हमारा ड्राफ्ट ट्यूब हो गया। और ये क्या होती है हमारी केसिंग होती है हमारी, ठीक है, केसिंग होती है हमारी, ठीक है। ये क्या है, डायग्राम है हमारा हाइड्रो पावर प्लांट का, ठीक है। आपको आई होप समझ आ रहा होगा क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। फिर आता है हम क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 पे है, और क्वेश्चन बोल देता हूँ, न्यूमेरिकल है, एक हमको बताना है, ठीक है। इसमें ए दे रखा हमको, क्या दे रखा है पेल्टन टरबाइन, पेल्टन। बी दे रखा हमको फ्रांसिस, सी दे रखा हमको बल्ब, डी दे रखा हमको काप्लान, ठीक है। इसमें बोला हुआ है कि टू जनरेट 8100 किलोवाट पावर, ठीक है। हमको क्या दे रखा, पावर दे रखा, ठीक है, पावर मतलब पी दे रखा हमको, कितना दे रखा 8100 किलोवाट, ठीक है।
हमको दे रखा है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ सुन लो। टू जनरेट 8100 किलोवाट पावर अंडर द हेड ऑफ 81 मीटर अंडर द हेड ऑफ 81 मीटर while working at the speed of 540 rpm while working at the speed of 540 rpm, ठीक है, 540 rpm, व्हाट टाइप ऑफ टरबाइन इज सुटेबल, उस टाइम कौन सा टरबाइन हमारा सुटेबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पावर दे दी कितनी, 8100 किलोवाट दे दी हमको पावर। उसके बाद हेड कितनी दे दी हमको, हेड कितनी दे दी, 81 मीटर की हेड दे दी हमको। उसके बाद हमको क्या दे दिया, हमको स्पीड दे दिया, स्पीड मतलब एन दे दिया हमको, कितना दे दिया एन हमको, एन दे दिया हमको 540 आरपीएम। ठीक है, हमसे पूछा कि इस चीज़ के लिए हमको 8100 किलोवाट पावर जनरेट करने के लिए हमको कौन सी टरबाइन का यूज़ करना पड़ेगा, प्राल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, बल्ब टरबाइन, बल्ब की बात होगी या काप्लान की बात होगी। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या निकालना है इसमें, स्पेसिफिक स्पीड मतलब एन एस निकालना है। एन एस का फॉर्मूला हमको पता है, एन अंडर रूट पी एच की पावर 5/4, एच की पावर 5/4। ठीक है, ये हमारा किसका, टरबाइन का है। इसी में अगर हमसे पंप की बात होती है तो वो होती है एन एस अंडर रूट क्यू एच की पावर 3/4। ठीक है, याद रखना कि पंप में, ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये बात कर रहा हूँ मैं पंप की। पंप में डिस्चार्ज की बात होती है और टरबाइन में पावर की बात होती है। ठीक है, टरबाइन में पावर की बात होती है, ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना कि जब टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड की बात होगी तो एन अंडर रूट पी अपॉन एच की पावर 5/4, और जब पंप की बात होगी तो एन अंडर रूट क्यू एच की अपॉन एच की पावर 3/4। ठीक है, पंप की एन एस स्पेसिफिक स्पीड निकालते समय हम डिस्चार्ज की बात करेंगे, टरबाइन में हम पावर की बात करेंगे। ठीक है, हमने ये निकाल दिया। फिर हम फॉर्मूला लगाते हैं एन अंडर रूट पी अपॉन एच की पावर 5/4। ठीक है, एन एस निकालेंगे हम, एन कितना देर का हमको 540 अंडर रूट ऑफ 8100 किलोवाट अपॉन एच कितना देर का हमको, एच देर का हमको 81 की पावर 5/4। ठीक है, तो एन एस करते हैं हम 540 इंटू 8100 को कैसे लिख सकते हैं, 90 लिख सकते हैं, 9 9 जा 81 और एक जीरो का, 2 जीरो में से एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 90 आ गया हमारा। 81 5/4 को कैसे निकालेंगे हम, ये लिखेंगे हम 3 4 इंटू 5/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 540 इंटू 90 अपॉन 3 की पावर 4, ये है ना, 3 की पावर 5 होगी यहाँ पे, 3 की पावर 5। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम, जब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे 540 इंटू 90, तो ये कितना आएगा हमारे पास, 540 इंटू 90 कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 540 इंटू 90 अपॉन 35 की 3 की पावर 5 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 540 इंटू 90 आ गया हमारे पास 48,600 अपॉन 3 की पावर 5 आ गया हमारे पास 243। ठीक है, तो 48,600 डिवाइडेड बाई 243, ये आ गया हमारे पास सीधा 200 आरपीएम। ठीक है, 200 आरपीएम किसका, स्पेसिफिक स्पीड आ गया हमारे कितनी, 200 आरपीएम। ठीक है, अब हमको पहले से पता था कि अगर, ठीक है, ये मैं आप मिटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा ये, ठीक है, आपने ये लिख लिया होगा। ठीक है, आंसर कितना है, 200 आरपीएम आया हमारा। ठीक है, अगर हम पेल्टन व्हील की बात करें तो कहाँ तक स्पेसिफिक स्पीड कहाँ तक बोली थी मैंने, अप टू 60 आरपीएम तक। ठीक है, अप टू 60 आरपीएम तक मैंने बोली थी पेल्टन व्हील टरबाइन की। ठीक है, अगर सिंगल जेट होगा, पेल्टन व्हील सिंगल जेट वाला होगा तो ये 10 से लेके 35 आरपीएम तक होगा। अब मल्टी जेट की बात होगी तो कितना होगा, 35 टू 60 आरपीएम होगा। ठीक है, दूसरी, इसके बाद मैंने फ्रांसिस टरबाइन की बात की थी। फ्रांसिस टरबाइन की कितनी थी, 600 से लेके 300 आरपीएम तक। ठीक है, ये कितना आ रहा है, 200 आरपीएम, मतलब इसका ये आंसर क्या होगा, इसका फ्रांसिस टरबाइन होगा,
60 से लेके 300। और कैप्लान की कितनी बोली थी मैंने, कैप्लान और प्रोपेलर टरबाइन की कितनी बोली थी मैंने बोली थी 300 से लेके 1000 आरपीएम तक, ठीक है, 1000 आरपीएम। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। ये पहले भी कर चुके हैं हम। पेल्टन व्हील का कहाँ तक होता है, अप टू 60 आरपीएम तक इसकी स्पेसिफिक स्पीड होती है। सिंगल जेट होगा तो 10 से 35 आरपीएम तक, मल्टी जेट होगा तो 35 से लेकर 60 आरपीएम तक। फ्रांसिस टरबाइन होगा 60 से लेकर 300 आरपीएम तक, इसलिए इसका 200 आरपीएम आया था, इसलिए आंसर इसका फ्रांसिस टरबाइन होगा। बल्ब ये पता नहीं क्या गलत है, ये कैप्लान और प्रोपेलर टरबाइन का 300 से लेकर 1000 तक की बात होती है, ठीक है। अगर पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट इन वॉट्स की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41, पावर ट्रांसमिटेड बाय अ शाफ्ट, इन वॉट्स is given by the expression, ठीक है। अगर हमको क्या निकालना, पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट इन वॉट्स में बात करनी होगी तो कैसे निकालेंगे हम, वो निकालते हैं हम P इक्वल्स टू 2 पाई NT बाई 60 वॉट, ठीक है। अगर हमको वॉट में निकालना हो तो 2 पाई NT बाई 60 निकालना होता है, तो किस में आ जाएगा, वॉट में आ जाएगा। किलो वॉट से करने के लिए 1000 से, किलो वाट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देना तो किलो वाट में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमको पावर ट्रांसमिटेड निकालना है किसका, शाफ्ट का, किसमें वॉट में निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, P इक्वल्स टू 2 पाई NT बाई 60, ठीक है। N क्या होता है इसमें, स्पीड होती है किसमें, आरपीएम में। T क्या होता है हमारा, टॉर्सन, जिसको टॉर्क भी बोलते हैं, ठीक है, टॉर्सन या टॉर्क, ठीक है, टॉर्सन या टॉर्क। तो याद रखना, अगर पावर ट्रांसमिटेड बाय द हमको शाफ्ट निकालना हो किसमें, वॉट में निकालना हो, तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई NT बाई 60। और अगर किलो वाट में पूछा होगा तो 2 पाई NT बाई 60 से निकाल देना वॉट में, उसको 1000 से डिवाइड करके किलो वाट में निकाल देना, ठीक है। ये वाला बन गया हमारा, ठीक है, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हमसे क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है। अ पाइप ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया, ये मैंने आप सबको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। अ पाइप ऑफ ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया विच इज used for discharge, which is used for discharging water from the exit of turbine to tail race is called, ठीक है। क्या बोला हुआ, एक पाइप है जो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, विच इज यूज्ड फॉर डिस्चार्जिंग, वो क्या कर रहा है, वाटर को डिस्चार्ज मतलब बाहर निकालने का काम कर रहा है। कहाँ से, टरबाइन से बाहर निकालने का काम कर रहा है, और कहाँ पहुंचा रहा है, टेल रेस में पहुंचा रहा है या टेल वाटर में पहुंचा रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको मैंने अभी आपको बताया था, क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है। ड्राफ्ट ट्यूब कैसा होता है, ऐसे होता है, ठीक है। ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता है, इसकी डायमीटर बढ़ रही होती है, ठीक है। और ये क्या करता है, पानी को टरबाइन से कहाँ ले जाता है, टेल रेस में या टेल वाटर में ले जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये पूछा गया था पेपर में, UPPCL AE 2019, यूपी का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। UPPCL AE 2019 से पूछा गया था, ठीक है। अब 43 नंबर देखते हैं। 43 नंबर में, इन फ्रांसिस टरबाइन द वाटर, इन फ्रांसिस टरबाइन में जो वाटर होता है वो कैसे बाहर निकलता है, फ्लो आउट, कैसे बाहर निकलता है, फ्लो आउट
इन फ्रांसिस टर्बाइन द वाटर फ्लो आउट थ्रू अ क्लोज्ड ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, क्या बोला गया कि जो फ्रांसिस टर्बाइन होता है उसमें वाटर कैसे फ्लो आउट करता है, थ्रू किसके, क्लोज्ड ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, क्लोज्ड ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है, क्लोज्ड ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है, जो टरबाइन से पानी को कहाँ पहुंचाता है, टेल रेस में पहुंचाता है पानी को। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था LMRC, लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन असिस्टेंट इंजीनियर 2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है 44, ये भी याद रखना। रोटामीटर होता है एक, इज अ डिवाइस, रोटामीटर इज डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग, रोटामीटर एक डिवाइस होता है, वो यूज्ड किस लिए करते हैं, किस चीज़ को मेजर करने के लिए, डिस्चार्ज थ्रू पाइप। ठीक है, डिस्चार्ज थ्रू पाइप मतलब रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, डिस्चार्ज बोलो या रेट ऑफ फ्लो बोलो। ठीक है, तो रोटामीटर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या मेजर करती है, डिस्चार्ज मेजर करती है किसमें, पाइप में, डिस्चार्ज मेजर करती है पाइप में। ठीक है, और भी डिस्चार्ज मेजर की बात बता देता हूँ मैं, और भी नाम होते हैं डिस्चार्ज मेजरिंग के, और भी डिवाइस है डिस्चार्ज मेजरिंग के, और भी डिवाइस है। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है, वेंचुरी मीटर, जो हम पढ़ चुके हैं, वेंचुरी मीटर। दूसरा क्या हमारे पास, ऑरिफिस मीटर। ठीक है, तीसरा आता है हमारे पास नोजल मीटर, नोजल बोल लो या नोजल मीटर बोल लो। ठीक है, और लास्ट आता है हमारे पास बैंड मीटर और एल्बो मीटर, जिसको हम एल्बो मीटर या बैंड मीटर दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है, ये सारे पाइप फ्लो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या क्या है, वेंचुरी मीटर है, ऑरिफिस मीटर है, नोजल मीटर है, बैंड मीटर है और एल्बो मीटर है। ठीक है, और अगर ओपन चैनल फ्लो की बात करें तो ओपन चैनल फ्लो में किससे नापते हैं हम, डिस्चार्ज को, वेंचुरी फ्लूम से। ठीक है, वेंचुरी फ्लूम से। ठीक है, ठीक है, ये याद रखना। फिर एक क्वेश्चन और है 45 नंबर का, बस क्वेश्चन खत्म होने वाला है। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट कर देना, फिर आगे के भी जो भी पेपर, जो भी सब्जेक्ट होंगे उनके भी ऐसे ही कराता रहूँगा। तो एक क्वेश्चन लिखना आगे 46 नंबर का, कि अ डबल एक्टिंग डुप्लेक्स, एक डबल एक्टिंग डुप्लेक्स रेसिप्रोकेटिंग पंप हैज़ कितने होते हैं, एक डबल एक्टिंग डुप्लेक्स रेसिप्रोकेटिंग पंप है। ठीक है, एक डबल एक्टिंग डुप्लेक्स रेसिप्रोकेटिंग पंप है, उसमें कितने पिस्टन होते हैं, उसमें 2 पिस्टन होते हैं। ठीक है, उसमें 2 पिस्टन्स होते हैं। ठीक है, 2 पिस्टन्स होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम सिर्फ बात करें डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप या सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करें तो क्या होता है, इनमें कितना होता है, एक पिस्टन लगा होता है। ठीक है, एक पिस्टन लगा होता है। तो याद रखना, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे डबल एक्टिंग डुप्लेक्स की बात करें। डुप्लेक्स रेसिप्रोकेटिंग पंप में कितना होता है, 2 पिस्टन लगे रहते हैं। और अगर सिंगल डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, सिर्फ रेसिप्रोकेटिंग की बात करें और सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग की बात करेंगे तो इसमें कितना लगा रहता है, एक पिस्टन लगा रहता है। ठीक है, ये कब पूछा गया था, ये पूछा गया था हमारा अरुणाचल प्रदेश लेक्चरर 2020 में पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये सीरीज खत्म, कल से हम करेंगे ओपन चैनल फ्लो पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 जो भी होगा, 45 46 जो भी होगा, इन पेल्टन टर्बाइन द डिग्री ऑफ रिएक्शन इज, इन ए पेल्टन टर्बाइन द डिग्री ऑफ रिएक्शन इज,
ठीक है। इन पेल्टन टर्बाइन द डिग्री ऑफ रिएक्शन इज, ठीक है, DOR की बात कर रहे हैं, मतलब DOR। पेल्टन टर्बाइन में डिग्री ऑफ रिएक्शन कितनी होती है, कितनी होती है जी, 0 होती है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया, 3-4 बार आ चुका है कि पेल्टन टर्बाइन क्या है, पेल्टन टर्बाइन में डिग्री ऑफ रिएक्शंस कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। पेल्टन टर्बाइन में कितनी होती है, डिग्री ऑफ रिएक्शन कितनी होती है, 0 होती है। फ्रांसिस टर्बाइन की बात करें, फ्रांसिस टर्बाइन की बात करें तो डिग्री ऑफ रिएक्शन जो होती है इसमें कितनी होती है, फ्रांसिस टर्बाइन में डिग्री ऑफ रिएक्शन कितनी होती है, 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, ठीक है। 0 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी, ठीक है। फ्रांसिस टर्बाइन में डिग्री ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, 0 से बड़ी होगी पर 1 से छोटी होगी, ठीक है। और पेल्टन टर्बाइन में, पेल्टन व्हील टर्बाइन में कितनी होगी डिग्री ऑफ रिएक्शन, 0 होगी, ठीक है। सी की बात करें हम, प्रोपेलर और कैप्लन टर्बाइन की बात करें, कैप्लन टर्बाइन की बात, इसमें डिग्री ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, हाफ से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, ठीक है। हाफ से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी, ठीक है। दोबारा सुन लेना, अगर पेल्टन व्हील में, अगर हम ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछेंगे, 3-4 बार पूछेंगे कि पेल्टन व्हील में डिग्री ऑफ रिएक्शन कितनी होती है, पेल्टन व्हील में डिग्री ऑफ रिएक्शन 0 होती है। फ्रांसिस टर्बाइन में डिग्री ऑफ रिएक्शन कितनी होती है, फ्रांसिस टर्बाइन में डिग्री ऑफ रिएक्शन 0 से बड़ी होती है पर 1 से छोटी होती है। और प्रोपेलर और कैप्लन टर्बाइन में पूछेगा तो क्या होगा, हाफ से बड़ी होती है, ठीक है, मतलब 0.5 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, ठीक है। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी हाइड्रोलिक मशीन की। कल से हम स्टार्ट करेंगे ओपन चैनल फ्लो, अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि आपका ओपन चैनल फ्लो हो गए और या हाइड्रोलिक मशीन हो गए, इसमें से कोई भी नंबर कटे, तो एक अच्छे वे में पढ़ेंगे। आपको जितने भी पुराने पेपर होंगे वो सारे सॉल्व करा दूंगा। आई होप आपको अगर ये सीरीज़ पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड।